इस समय ये स्पेस पूरा अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी कंपनियां देखें या टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप देखें, चाहे वो एडटेक से जुड़े हों, ई कॉमर्स से जुड़े हों, फाइनेंशियल स्टार्टअप्स हों, जिससे भी देखें 3-4 तरीके की बीमारियां इस पूरे सेक्टर को लग गई हैं। एक तरफ कंपनियां नौकरी से निकाल रही हैं, दूसरी तरफ जो नौकरी से नहीं निकाल रही हैं वो नई हायरिंग नहीं कर रही हैं, तीसरी तरफ अगर आप देखें तो उनको मुनाफा नहीं हो रहा है, घाटे उनके बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनियां खर्चे घटें इसकी भी पूरी कोशिश कर रही हैं। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका ने टेक कंपनियों के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं और छोटी से बड़ी सभी टेक कंपनियों ने अपने खर्चे में कटौती करना शुरू कर दी है। देश की कई टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं। एजुकेशन टेक कंपनी अनअकैडमी ने हाल में ही 350 लोगों को नौकरी से निकाला। फेसबुक और इंस्टा की पेरेंट कंपनी मेटा ने दुनिया भर में बड़े स्तर पर कर्मचारियों को निकालने की योजना बनाई है। ट्विटर ने भारत के करीब 90% स्टाफ को निकाल दिया है। टेक कंपनियों के मुनाफे भी लगातार गिर रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2 उदाहरण आपके सामने हैं। पेटीएम का रिजल्ट आया, रेवेन्यू 76% बढ़ा लेकिन मुनाफा नहीं हुआ, घाटा हुआ, बढ़कर 571 करोड़ रुपए का हो गया घाटा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट का रिजल्ट आया, वहां भी घाटे बढ़े। पिछले साल भारत में कई टेक स्टार्टअप शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। इन्हीं दिनों की बात थी, नवंबर दिसंबर का वो समय था जब पिछले साल स्टार्टअप लिस्टिंग के लिए आ रहे थे। अब 1 साल पूरा होने जा रहा है और माना जा रहा है कि लिस्ट हुए कंपनियों के निवेशक अपने शेयर बेच सकते हैं जिनका लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है। सर, पहला सवाल छटनियों पे। टेक कंपनियों में छटनी का एक और दौर दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है कहां सबसे ज्यादा असर है? सबसे बड़ा असर शुभम दिख रहा है एडटेक पर। अनअकैडमी के आंकड़े हमने भी देखे, इससे पहले बायजूस के आंकड़े देखे, ब्रेनली ने भी अपने सारे लगभग पूरी टीम को ख़त्म कर दिया है या हटा दिया है। जो 2 नए क्षेत्र जो पिछले 2 साल के भीतर उभरे थे कोविड के दौरान, उनमें दोनों का डिसइंटीग्रेशन या दोनों का फिजल आउट होना शुरू हो गया। यानी भारत के स्टार्टअप स्पेस की 2 जो सबसे बड़ी रोजगार कथाएं थी, सक्सेस स्टोरीज थी, वहाँ पर ज़बरदस्त छटनी दिखाई दे रही है। और ये छटनी भारत के उन स्टार्टअप्स में उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं या कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं। 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र फिनटेक और एडटेक, इन कंपनियों के पास इनके बिजनेस मॉडल पूरी तरह लड़खड़ा गए हैं। स्कूल खुलने लगे हैं, लोगों ने एडटेक का इस्तेमाल करना कम कर दिया है, ऑनलाइन पढ़ाई भी कम हो रही है। ये सारी चीज़ें इन कंपनियों को जो अचानक पिछले 2 साल में उभरी थी, वहाँ नौकरियों पर बहुत भारी पड़ रही है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ी लहर पूरी दुनिया में छटनी की चल रही है आईटी कंपनियों में, जिसमें मेटा भी है, जिसमें ट्विटर भी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, जिसमें बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं। ये आने वाली मंदी का शुरुआती संकेत है। इसमें हार्डवेयर कंपनियां भी हैं और सर्विसेज कंपनियां भी हैं। इन्हें आने वाले समय में मांग की उम्मीद नहीं है, प्रोडक्ट्स की मांग की, सर्विसेज की मांग की उम्मीद नहीं है, इसलिए या तो उन्होंने हायरिंग रोक दी है या उसमें छटनी शुरू कर दी है। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो रोजगारों की दृष्टि से पूरे स्टार्टअप और आईटी स्पेस में महत्वपूर्ण रूप से समझा जा रहा है, वो ये कि जितने स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों में काम कर रहे हैं, उन्हें नई पूंजी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही और इसलिए अब उन्हें अपने अनुमान, उन्हें अपने आकलन कम करने पड़ रहे हैं। और ये भारत के रोजगार स्पेस के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि पूरा साल भारत के में आईटी सेक्टर के रोजगारों के लिए शायद सबसे खराब साल में गिना जाएगा। हम साल के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आप फरवरी और मार्च से देखें तो भारत के सारे स्टार्टअप स्पेस में छटनी और नौकरियां गई और इसके का ये अगला दौर अभी हमारे सामने दिख रहा है। सर, दूसरा सवाल आपसे नतीजों पर। अगर जो अभी देखिए 24 घंटे के दौरान नतीजे आए, उसका मैंने जिक्र किया। फ्लिपकार्ट का लॉस बढ़कर 7800 करोड़ हो गया, पेटीएम 571 करोड़ हो गया, रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके बाद भी मुनाफे, स्टार्टअप कंपनियों के मुनाफे कब दिखेंगे, क्यों नहीं दिख रहे हैं? स्टार्टअप कंपनियों के मुनाफों पर हमने विस्तार से इकोनॉमिका में एक बार चर्चा की थी और हमने समझने की कोशिश की थी कि भारत के पूरे स्टार्टअप इकोनॉमी स्पेस में जो संभावनाएं हैं और जो रियलाइजेशन है रेवेन्यू का, उसके बीच में कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा। हमने पेटीएम के फिनटेक स्पेस की बात की। फिनटेक में पेटीएम बड़ी कंपनी है पर वो मुनाफे में आती नहीं दिख रही, उसके आंकड़े कहीं से भी लोगों को संतोष नहीं देते। फ्लिपकार्ट बड़ी कंपनी है, भारत के ई कॉमर्स स्पेस की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन हम बिग बिलियन सेल देखते हैं पिछले इतने सालों से भारत में ई कॉमर्स स्पेस को बढ़ता देख रहे हैं, पर कंपनियां मुनाफा प्रोजेक्ट नहीं कर पाती। अमेज़न के मामले में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं इकोनॉमिका में जिसमें मैंने बताया था कि अमेज़न भारत में 10 साल हो चुके हैं, काफ़ी निवेश कर चुकी है, पर कारोबार प्रॉफिट में नहीं आ रहा है। तो 2 बड़ी वजह दिखती हैं। एक तो ई कॉमर्स स्पेस जिस उपभोक्ता वर्ग को टारगेट कर रही है, वो उपभोक्ता वर्ग बहुत छोटा है, जिस पर हमने अपने सर्वे में भी बात की थी, पर्सनल फाइनेंस सर्वे में कल जब हमने इसका ब्रॉडकास्ट किया था, कि वो उपभोक्ता वर्ग बहुत छोटा है और वहाँ भी खपत सिकुड़ने के कारण इन कंपनियों के मुनाफों में और इनके लिए मांग में लगातार कमी आ रही है।
सर तीसरा सवाल उन कंपनियों पर जिनका लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है, 1 साल पूरा हो रहा है, उनमें क्या कुछ दिख रहा है आपको? इन कंपनियों के मौजूदा शेयर भाव और इनका पिछले 1 साल में आया सर्वोच्च भाव और इनकी इशू प्राइस को देखें तो आपको इनकी वास्तविकता दिखाई देती है। सारा स्टार्टअप स्पेस घाटे से जूझ रहा है, इनके बिजनेस मॉडल अभी स्टेब्लिश नहीं है, नौकरियों में छटनी हो रही, ये एक बड़ी मैक्रो पिक्चर है। लेकिन भारत में सारे स्टार्टअप स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है। जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन्हें उनके निवेशकों को IPO के बाद अपने शेयर बेचकर निकलने का रास्ता दिया गया था और वो समय सीमा अब धीमे धीमे करीब आ रही है। उसमें से कुछ ऐसे स्टार्टअप स्टॉक्स हैं या कंपनियां हैं जहां से निवेशक निकल चुके हैं। मैं आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था, नायका 9 नवंबर को इसका लॉक इन खत्म होने वाला है। इशू प्राइस कंपनी का था 1131 रुपये, 1125 रुपये, शेयर 1131 के आसपास है, ऑल टाइम हाई 2574 रुपये था। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या इस रेट पर इसके निवेशक छोड़कर जाएंगे कंपनी को या वो इंतजार करेंगे, और यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि नायका का भविष्य दरअसल आम उपभोक्ताओं के लिए, आम निवेशकों के लिए क्या होने वाला। अगर निवेशकों को लगता है कि कंपनी वापस आएगी तो इसके जो बुनियादी निवेशक हैं, जिन्होंने पैसा डाला है, वो इसमें बने रहेंगे और नहीं तो इसमें से निकल जाएंगे। पॉलिसी बाजार इशू प्राइस था 386, इशू प्राइस था 980, करंट मार्केट प्राइस 386 रुपये है, मार्केट हाई था 1470 रुपये। स्टॉक यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ भी वही सवाल है। पेटीएम 2150 रुपये का शेयर था, 651 पे आसपास ट्रेड हो रहा है, 1961 रुपये तक गया था। डिलीवरी 396 का शेयर था, 708 तक गया था। गो कलर्स 1330 का शेयर था, 690 का शेयर था। ये एक स्टॉक ऐसा है जो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इन कंपनियों से निवेशकों की निकासी, इसमें से 9 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में कई सारी कंपनियां, नायका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम और डिलीवरी से निवेशकों के बाहर निकलने की, जो बुनियादी निवेशक थे, इनके मूलभूत निवेशक थे, उनके बाहर निकलने की अवधि आ रही है। भविष्य में निवेश की संभावनाओं के बड़े संकेत हमें इनके फैसलों से मिलेंगे। अगर इनके स्टॉक से इनके मूल निवेशक, जिन्होंने इस आइडिया में शुरुआत में निवेश किया था जब ये लिस्टेड कंपनी नहीं थी, वही अगर इससे बाहर निकलते हैं तो फिर इन स्टॉक्स पर बिकवाली का दबाव हावी हो सकता है।